जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद वो सामने आए हैं, तो ये आप इसको कैसा देखते हैं? कोई, क्योंकि उन्होंने वैसे आज कोई बात नहीं की, वो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी, या इस तरह की बात उन्होंने बात जनरली जो एक सियासतदान की तरह होता है। तो आप इसको ये इतनी देर से खामोश क्यों थे, और आज ही क्यों उन्होंने मंजर आम पर आए हैं? बस मुख्तसर ये है कि बददिली तो मौजूद है। और उसमें जाहिर है कि जो सिस्टम चल रहा है, और उसमें वो मरीम नवाज के अलावा तो कहीं नजर नहीं आ रहे ना आपको, चाहे वो मरी में मीटिंग में नजर आए या लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में आए। और आज भी वो मरीम नवाज के साथ ही बैठे हुए थे जो सही। उन्होंने बात की। अच्छा, मैं 2-3 दिन से कोशिश में था कि मैं जरा चेक करूं, क्योंकि वो ओवरऑल टेलीफोन पे भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है लोगों को, मुलाकात तो कम ही करते हैं। और देख रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान, मतलब उनकी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया। और जेनुअनली वो फिक्रमंद है, और कोई भी पाकिस्तानी जो होगा, जिसने कुछ काम भी किया होगा, तो वो फिक्रमंद तो होगा। मैं सुबह किसी को मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा आज आपको मियाँ साहब टेलीविजन पे मिलेंगे। मैं कहा हैं, कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने मुझे कहा कि वो 2 बजे, उन्होंने मुझे टाइम भी बताया और कहा कि वो बिजली की कीमतों पे बात करने जा रहे हैं, जो कल फैसले हुए। मैं कहा वो तो वफाकी हुकूमत के थे। कहने लगे ये नहीं मैं आपको बताता, लेकिन आज 2 बजे। फिर वो मैंने, जब इन्होंने टाइम अनाउंस किया, तो मैंने ट्वीट में लिख दिया कि वो आज बिजली की कीमतों पे बात करेंगे, गुज़श्ता रोज किए गए फैसलों पे। बहुत सारे लोग, सारे आप, हम सब, मेरे इल्म में ये बात ना होती तो मैं भी यही सब बैठे हुए हैं कि भाई उस पर बात करेंगे। लेकिन कल एक खबर दुर्फुंतनी जिसे कहते हैं ना, वो लाहौर से छोड़ी गई थी कि वहां पे जनरल फैज पे उन्होंने बात करने से मना किया। मैंने कल भी 2-3 शोज में कहा, मैं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी जब वो लंदन में बैठे थे, और आज फिर डार साहब ने तकवीत पहुंचाई मेरी उस बात को, जब उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया कि मुझसे भी अक्टूबर में माफी मांगी थी। उन्होंने ख्वाजा आसिफ की बातों को इंडोर्स किया उन चीजों में। तो वो चीजें डार साहब ने भी कह दी कि वाकई माफी मांगी थी। तो डार साहब का बोलना इस तरह ही है जैसे वो मियाँ साहब से बात करके बोल रहे हैं कि हाँ, हमें अपनी बात कह देनी चाहिए, कि जो आप गुजरांवाला में आपने शुरू की और फिर बीच में कही और फिर रोका गया, फिर शहबाज शरीफ चले गए वापस के, हुजूर दोबारा ना कहिएगा, मेहरबानी करें। वो बाजवा साहब को बचाने वाली कहानी तो हर बंदा ही कर रहा है, क्योंकि वो फौज ने आज खुद भी की है कि अपने चीफ की तरफ ना जाए। डीजीआई जो रिटायर्ड है, उनका एक हाजिर सर्विस में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल उठा के और फिर उसको आज के दिन में ले आया जाए। मियाँ साहब ने जो बात कही, जाहिर है ये वो अपने दौर में, मुझे पता है शायद खाकान अब्बासी बार बार आया करते थे कि जी गैस की कीमतें बढ़ा दें, तो वो इन्हें कहते थे अच्छा 2 महीने बाद देख लांगे, फिर हाँ। 2 महीने बाद देख लांगे। ख्वाजा आसिफ आते थे कि जी ये इतना वो बन रहा है, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। उनके जहन में ये होता था कि कोई भी जुगाड़ लगाओ, लोगों के ऊपर प्रेशर न जाए। मकसद ये नहीं होता था, उनके जहन में ये बहरहाल बात होती थी कि लोगों को महंगाई से बचाया जाए। अब भी ये जो 14 रुपए का रिलीफ, 500 यूनिट तक का, एक बहुत बड़ी तादाद को इसका रिलीफ मिलना है। 2 महीने के लिए है, तो शायद ख्याल ये है कि उस वक्त तक मरियम नवाज का सोलर पैनल का जो प्रोग्राम है वो पब्लिक हो चुका होगा और लोगों तक उसकी फरावानी पहुंच जाएगी। या क्योंकि आईएमएफ के लिए आप ब्लैंकेट कवर भी नहीं दे सकते, चीजें मुश्किल भी हैं, फंसे भी सारे हुए हैं। लेकिन मियाँ साहब इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते। सिर्फ ये कह के कि जी जब मुझे निकाल दिया, तो भाई फिर पीडीएम की गवर्नमेंट भी तो आपने ही बनवाई थी ना, फिर आप इलेक्शन पे ले जाते। फिर आप इमरान खान की 25 मई की मार, जब आपने तस्लीम किया कि ये मैंने ही कहा था कि अब हुकूमत डट के करो, तो आप देख चुके थे कि हालात थे कि आपको इलेक्शन में जाना चाहिए था। तो उससे वो बरी जिम्मा नहीं है, जो भी सिचुएशन है। वो खुद बेशक कहें कि आज हम, मैं बड़ा दिल गिरफ्ता हूँ, उनको कोशिश और भी करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए। आर्मी की क्यादत के साथ भी उनको बैठना चाहिए, चीजों को मिला के, और जो गैर जरूरी खर्चात हैं हर तरफ, वो खत्म करने होंगे हुक्मरानों को, अशराफिया को। वो जजेस में हो, वो जर्नैलों में हो, वो जहां पे भी हैं, जो गवर्नमेंट के 50% यूनिट्स हैं, उसका जो प्रॉफिट है, आप हाँ जी। सूद कर्जे अदायगी कीजिए, लेकिन वो प्रॉफिट लोगों से शेयर कर दीजिए, तो कीमतों में कमी आ जाएगी। फिर आप मंशा साहब, रजाक दाऊद, सुलेमान शहबाज, सबसे कम प्रॉफिट पे कम करा लेंगे, जब आप अपना हिस्सा, सरकार का हिस्सा अयाशियों और अल्लह से निकाल लेंगे बाहर। जी बिल्कुल। राना साहब, इससे पहले कि आप जाएं, मुझे पता है कि आपको बस जाना है, मैं सॉरी आपको ताखीर करवा रहा हूं आपकी रवानगी में। 1 मिनट का एक कमेंट दे दे जाइए, अब आगे क्या होने वाला है? ये जनरल फैज हमीद का मामला कहां तक जाएगा? क्या ये इमरान खान साहब को भी जो है एक और नए केस में फौजी अदालत में लेकर जाएगा, जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं? या ये सिर्फ एक मैसेजिंग है इदारे के अंदर, जो सिंपथीज या फैज नेटवर्क जो भी मुबैना, उसके लिए एक पैगाम है? आप कैसा देखते हैं इसको, राना साहब?
अगर ये सिर्फ पैगाम देने की हद तक है तो बहुत बड़ा मजाक है, इदारे के साथ भी, इस मुल्क के साथ भी। हम्म। क्योंकि अब इस तरह के काम नहीं चल सकते, अब आपको फैसले करने हैं, या बरी करने हैं या सजाएं देनी है। और मुझे ये लग रहा है, मैं कोई सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद को नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मैं अपने साथियों के साथ बात करता हूँ रोजाना, जैसे जो अडयाला जेल जाता है तो वो कह रहा था कल इमरान खान शिकस्त खुर्दा थे, वो टूटे हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो हाई कोर्ट में आज हियरिंग हुई है, और अगर उन्होंने नैब का केस रोक दिया, तो जो काम शायद 2 हफ्ते बाद होगा, वो फौरी तौर पे मिलिट्री की तहवील में, जिसका इमरान खान खुद 1.5 हफ्ता पहले खदशा जाहिर कर चुके हैं। उस वक्त तो फैज नेटवर्क सामने भी नहीं आया था। उन्होंने कहा था सपेसलार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। तो जो काम शायद कुछ दिनों बाद हो, वो जल्दी हो जाए। अच्छा, ये तो आपने बड़ी खबर ही दे दी है। बहुत शुक्रिया राणा साहब आपके वक्त का। थैंक यू। और इंशाल्लाह हमें दोबारा भी टाइम देते रहिए। जी बुखारी साहब, मैं सर, आपके पास भी। जी वालेकुम सलाम। जी बुखारी साहब, आपके पास भी यही सवाल, आप कैसा इसको देखते हैं? राणा साहब तो कह रहे हैं कि जी वो काम पै गया है। और ये अगर वो उनकी केस नैब भी 190 मिलियन पाउंड्स वाला जो केस है, गालिबन वही एक रह गया है, बाकी में तो हर जगह उनकी जमानतें हो चुकी हैं खान साहब की। तो फिर ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ रवानगी जल्द हो जाएगी आफ्टर दीज न्यू डेवलपमेंट्स। आप कैसा समझते हैं इसको? जी, जो एटीट्यूड चल रहे हैं की जानिब से, मसलन आप लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की बात करें तो कल वहां पे जो प्रोसीडिंग हुई तो उस पे रिलीफ देने से उन्होंने जो कहा जी हमारे पास ये एविडेंस है, इनका फोरेंसिक ऑडिट करना है तो इसके लिए परमिट किया जाए। तो उस पे जज साहब ने जो है वो कहा जी मैं तो ये नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि हाई कोर्ट का फैसला आया था इस हवाले से, और उसके बाद ये है कि मैं तो ड्यूटी जज हूँ, जो रेगुलर जज जाएंगे तो वो करेंगे। हालांकि ड्यूटी जज अगर बेल ग्रांट कर सकता है तो वो इसकी इजाजत भी दे सकता है। ड्यूटी जज का ये मतलब नहीं होता, शायद उनके मैनुअल में कोई इस तरह की बात हो, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि ड्यूटी जज को क्या ट्रायल को हॉल्ट करने के लिए रखा जाता है या सिर्फ टाइम टपाने के लिए, जैसे टंग टपाऊ काम है, तो इस तरह नहीं होता। इसलिए जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अब फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद ही इज इन हॉट वाटर्स। और लेकिन पाकिस्तान की तारीख जो है वो एक अजीबोगरीब तारीख है, और उस तारीख को मद्देनजर रखते हुए रजा भाई आप भी कुछ नहीं कह सकते यकीन से, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मसलन हम सुनते थे अभी, ये जनरल फैज के दौर की बात है जब वो DGI ISI थे, हमने सुना एक मजहबी तंजीम के हवाले से, TRP के हवाले से, कि जनाब इनके पास जो है वो इंडियन फंडिंग आ रही है और ये स्पॉन्सर्ड है इंडिया से और ये गद्दार हैं। और जब वो सड़कों पे आ गए तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, उनको क्लीन चिट दे दी, हाफिज साद रिजवी जेल से बाहर आ गए, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं, वो आपके जो गद्दारी के सर्टिफिकेट जो आप हमेशा ऐसे मौकों पे प्रोड्यूस कर देते हैं वो कहीं के कहीं धरे के धरे रहेंगे। तो इससे पहले भी हमने देखा कि एक पार्टी मातूब है और उसके बाद जो है वो पार्टी दोबारा जो है वो फेवरेट बन गई, फ्लोइड बन गई। सो ये तो होता रहा है पाकिस्तान में। इस दफे जो एक छोटा सा फर्क है वो ये है कि इसमें एक फॉर्मर DGI ISI को एक पार्टी के साथ नथी किया जा रहा है, जबकि इससे पहले अगर आप असद दुरानी साहब का मामला देखें वो भी नथी थे बहुत सारी पार्टीज के साथ IGI में, लेकिन वो उनकी रिटायरमेंट के बड़े बाद, और वो भी रॉ की किताब के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसमें कमेंट पे फेंक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। माशाल्लाह हमारे जो दोस्त थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिनके लिए हमने बड़ी दूर बर्दाश्त की, सड़कों पे मारे भी खाई, यानी उस वक्त जर्नलिस्ट को भी मार पड़ जाया करती थी, डंडे और टीयर गैसिंग जो है वो हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकी उसके बाद आने वाली। उसके बाद जब असद दुरानी साहब पे जो हुआ वो भी रॉ के बंदे के साथ मिलके किताब लिखने पे हुआ, यानी उसमें वो पॉलिटिकल वाला जो मामला था वो नहीं। इस दफे वही वाली बात मैं दोबारा कहूंगा कि अगर ये नेक्सस था, नेटवर्क था, तो इस पे फिर वो जो है ना कुछ तो जरूर होगा। और अगर इस दफे आपने माफ कर दिया कि ठीक है जी हमारे पहले DGI थे और उसके बाद वो इमरान खान
कि नैरेटिव को हम नहीं तोड़ पा रहे, इसलिए हम ट्रूथ की तरफ चले जाएं, तो यकीन कीजिए फ्यूचर यही होगा कि कोई भी पावरफुल जत्था, जो कि पाकिस्तान की तारीख आज तक की है कि पावरफुल जत्था क्राइम करेगा, आपको अंडर प्रेशर लाएगा, आप उसके साथ एग्रीमेंट करके उसे फैसिलिटेट करेंगे और बात खत्म। और कुछ अरसे बाद एक नया जत्था आप तैयार करेंगे, वो भी यही करेगा। और ये जो हम बिल्ली चूहे का खेल खेलते रहे हैं 77 सालों में, ये जारी रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस दफे शायद कोई तब्दीली आ जाए। जी।